नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ निःशब्द। तो चलिए सुनिए कहानी निःशब्द। अरुणा बेचैनी से करवटें बदल रही थी। जब बहुत देर तक नींद नहीं आई तो उसने साइड लैंप को भी बंद कर दिया ताकि गहरे अंधेरे में किसी तरह नींद आ जाए। परंतु निद्रा देवी तो न जाने क्यों रूठी बैठी थी। फिर भी जब बहुत देर तक नींद नहीं आई तो उसने एक उपन्यास जो उसके सिरहाने ही रखा था उसे उठा लिया। उसने उसके पृष्ठ पलटने शुरू किए। बिना नींद के बिस्तर पर करवटें बदलने से तो अच्छा था कि कुछ पढ़ ही लिया जाए। काफ़ी समय बाद पढ़ा हुआ उपन्यास उसे पुनः नया प्रतीत हो रहा था। उसका मन उपन्यास में फिर ऐसा रमा कि अगर अलार्म घड़ी न टुनटुनाती तो उसे एहसास ही न होता कि सुबह के 4 बज गए हैं। अरुणा ने अलार्म घड़ी के कान धीरे से मरोड़ दिए और उसे चुप रहने को बाध्य कर दिया। ओह, 4 बज गए और पता ही नहीं चला। वह बुदबुदाती हुई उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर चांदनी छिटकी हुई थी। उसकी नज़र आसमान की ओर उठ गई। तारे कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे रात भर टिमटिमाकर थक गए हों और अब आसमान की गोद में छिपकर सो जाना ही चाहते हों। किंतु पूर्णिमा का चाँद अभी भी तरोताज़ा लग रहा था, जैसे अभी अभी समुद्र में डुबकी लगाकर निकला हो। दर्प से चमकता उसका गौर मुखमंडल आकाश की नीली नदी में श्वेत कमल दल सा देदीप्यमान हो रहा था। जैसे युवावस्था में मनुष्य को अपने बाहुबल पर अतिशय भरोसा होता है। पूर्णिमा का चाँद ठीक उसी प्रकार मानो तारों से कह रहा था कि तुम्हें सोना है तो सो जाओ, मैं अकेला ही सारे संसार को अपनी रोशनी से नहलाने में सक्षम हूँ। पश्चिमी टोले में कुछ मुसलमानों के घर थे जिन्होंने बड़ी संख्या में मुर्गी पाल रखे थे। बूढ़े मुर्गों को तो यूं ही कम नींद आती थी, सो वो अपने बच्चों को भी नहीं सोने देते थे और नीम अंधेरे कुकड़ू कू करके उनकी मीठी नींद तोड़ देते थे। चूजे अपनी माँ की छाती और पंखों से और जोर से दुबक गए, जिससे अपने मुर्गा दादा की आंखों से छिपकर थोड़ा और सो लें। परंतु मुर्गे दादाजी कम नहीं थे। वे कुड़कुड़ाते हुए अपनी मुर्गी बहू के कमरे के द्वार पर आकर खड़े हो गए और जोर से बांग लगाई, कुकड़ू कू। अब मुर्गी बहू सिर की कलंगी ठीक करती हुई झटके से एक तरफ कुकड़ू कू करती हुई चल पड़ी। आखिर खानदान के मुखिया की लाज तो रखनी ही थी। परंतु इस हाबड़तोड़ में उसे अपने पंखों और छाती से चिपटे चूजों का ख्याल ही नहीं आया। सो वो अपने मुर्गे दादा की नज़रों से नहीं बच पाए। मुर्गे दादा ने एक बार और ज़ोर से आवाज़ लगाई, कुकड़ू कू, जैसे कह रहे हों कि हम ही सोते रहे तो इंसानों को कौन जगाएगा। अपने दादा की भारी भरकम आवाज़ सुनकर सहमे हुए चूजे बाड़ में से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। अचानक शेरू जोर से भौंका। शायद कोई उधर से अभी अभी आया था। परंतु अरुणा का ध्यान तो पश्चिमी टोले से आते मुर्गों की आवाज़ की ओर था, सो वह ध्यान नहीं दे पाई थी। उसे अपने बच्चों का ख्याल आया। वह खिड़की से हटकर बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ी। उसने आहिस्ता से कमरे में कदम रखा और पंकज और प्रतीक को गलबहियाँ करके सोते हुए देखकर उसने सुकून का सांस लिया और बाहर निकल आई। रात सोने से पहले वे दोनों जोर से लड़ पड़े थे, किंतु अब एक दूसरे के गले में बाहें डाले सो रहे थे। सचमुच बचपन कितना सरल और निश्चल होता है। अपने कमरे में आकर अरुणा ने जग से गिलास में पानी डाला और गटागट पी गई।
न जाने कब से उसे प्यास लगी हुई थी। उसने बत्ती बुझा दिया और बिस्तर में लेट गई। इस बार निद्रा देवी ने उस पर जल्दी ही कृपा की और वह गहरी नींद में डूबती चली गई। नींद में उसे लगा जैसे कोई लगातार कॉल बेल बजाया जा रहा है, परंतु सोचा राजेश ही उठकर दरवाज़ा खोलेंगे, पर कॉल बेल हर थोड़ी देर बाद बज उठती थी। अभी वह राजेश से पूछने ही वाली थी कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल देते। इतने में पंकज ने आकर अरुणा को झकझोर के जगाया। मम्मी मम्मी, बाहर काम वाली आंटी आई हैं। इतनी सुबह? हाँ मम्मी, मैं दरवाज़ा खोल दूँ? पंकज ने पूछा। नहीं बेटे, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं देखती हूँ। नींद में मुझे ध्यान ही नहीं आया कि तुम्हारे पापा यहाँ नहीं हैं। अरुणा हड़बड़ाई सी उठी और चप्पल को पैरों से घसीटती हुई सी दरवाजे की ओर चल दी। अरे अंजू, इतनी सुबह सुबह? तुम तो 10 बजे आती हो ना? अरुणा ने जिज्ञासापूर्ण नज़रों से अंजू को देखा। अंजू ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। नमस्ते दीदी, वह बोली। नमस्ते अंजू, परंतु आज इतनी सुबह? दरअसल दीदी मैं क्या अंजू, बोलो, पैसे चाहिए? अरुणा ने जमुहाई लेते हुए पूछा। नहीं दीदी, दरअसल मैं तो यह कहने आई हूँ कि मैं अभी आपके यहाँ काम नहीं करूँगी। अब अरुणा की सारी जमुहाई जाती रही। चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हुआ? दीदी, कोरोना हुआ है ना आपके घर में? कुछ क्षण वह चुप रही तो घबराकर अरुणा ने पूछा, किसे कोरोना हुआ है? दीदी आपको। अब उछलने की बारी अरुणा की थी। मुझे कोरोना हुआ है? किसने कहा ऐसा तुम्हें? वह फिर चुप रही। बोली, दीदी मैं अब आपके यहाँ काम नहीं करूँगी। अरे पर यह गलत बात किसने बताई तुम्हें? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, बताओ उसका नाम। जी, तो क्या आपको कोरोना नहीं हुआ है? नहीं, अरुणा ने लगभग चीखते हुए कहा। किस बदतमीज, बेवकूफ़, शातिर, न जाने अभी वह और क्या क्या गालियाँ निकालती। तभी अंजू बोल पड़ी, दीदी मुझे तो पता नहीं, पर मेरी एक सहेली फातिमा जो कोने के मकान वालों के यहाँ काम करती है ना, वही कह रही थी कि उसको उस कोने के घर वाले कह रहे थे कि तेरी सहेली अंजू जिस अरुणा मैडम के यहाँ काम करती है उन्हें तो कोरोना हुआ है और तू भी अंजू के साथ ही रहती है। अगर अंजू अरुणा मैडम के यहाँ के घर का काम करेगी तो तू भी कल से हमारे घर मत आना। और फातिमा ने मोहल्ले वालों को भी ये बात बता दी है कि आपको कोरोना हुआ है। अरुणा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, जिन्हें वह इतने सीधे सच्चे लोग समझती थी वो तो बड़े जालिम निकले। मारे क्रोध और दुख के उसकी आंखों में आंसू आ गए, किंतु अपने को संभालती हुई सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है अभी तू जा अंजू। अंजू एक अपराधिन की तरह सिर झुकाकर अरुणा के घर के बाहर से ही चली गई और अरुणा अपने पैरों को लगभग घसीटती हुई सीधे अपने बच्चों के कमरे में चली गई। अब तक बड़ा बेटा प्रतीक भी उठ गया था। माँ के चेहरे पर परेशानी के लक्षण देखकर वह चौंक कर उठ बैठा और पूछने लगा, माँ क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हो? अरुणा ने अंजू के साथ हुई बातचीत को ज्यों का त्यों दोहरा दिया। सुबह सुबह ऐसी बात सुनकर दोनों बच्चों के चेहरे लटक गए। छोटा बेटा अधीर होता हुआ बोला, मम्मी इतनी झूठी बातें लोग कैसे फैला देते हैं? उसके पूछने के ढंग पर अरुणा ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, बेटे ये तो वही जाने। क्रोध और दुख का जो आवेग अरुणा के मस्तिष्क पर छाया था वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज राजेश यहाँ होते तो न जाने उनसे वह कितनी बातें करती, उनके सामने रोती झुंझलाती, अपने मन में जो कांटा चुभ गया था उसे निकालती। राजेश सब कुछ चुपचाप सुनते
और आखिर में बस इतना ही कहते, छोड़ो अरुण, लोग तो ऐसे ही होते हैं, उनकी वजह से हम अपना मूड क्यों ख़राब करें। और बात आई गई हो जाती, पर आज उनका घर में ना होना अरुणा को बहुत खल रहा था। एक तो आज अरुणा की नींद पूरी नहीं हुई थी, दूसरे सुबह सुबह ऐसी बात, और ऊपर से घर का सारा काम। अरुणा को सचमुच ही रीढ़ की हड्डी में दर्द, गले में खिंचाव और बुखार सा भी प्रतीत होने लगा। उसके बच्चों ने उसे परेशान देखकर कहा, मम्मी आप ना बिस्तर में आराम करो, आज हम दोनों घर की सफाई और नाश्ते का काम देख लेंगे। बच्चों ने अरुणा को लगभग खींचते हुए उसके बिस्तर तक पहुंचा दिया और घर की सफाई में लग गए। जब सफाई हो गई तो दोनों ने मिलकर कुछ ब्रेड सैंडविच और मैगी बना लिए। इस बीच पंकज ने माँ को जगा दिया था और तीनों अब नाश्ता कर रहे थे। लगभग 2 घंटे की नींद लेने के बाद अरुणा अपने को कुछ स्वस्थ महसूस कर रही थी, पर रह रहकर अंजू की बातें याद आती थी और मन बैठ जाता था। उसके मन में तरह तरह के विचार आ जा रहे थे, पर वह उस कोने के मकान वालों को सबक सिखाने का कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही थी। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा और आनन फानन में उसने ज़िले के सरकारी अस्पताल के कोरोना जांच विभाग का नंबर डायल कर दिया। हेलो, अब हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उधर से कोई मधुर आवाज़ थी। अरुणा ने कहा, जी हमारे इस मोहल्ले के गली नंबर 4 में किसी के घर कोरोना का मरीज़ है। आप कृपया हम सभी की जांच कर लें तो बेहतर होगा। एक सांस में अपनी बात ख़त्म करके अरुणा ने फ़ोन काट दिया और आराम कुर्सी में इस प्रकार आंखें बंद करके हाँफती हुई बैठ गई जैसे एक लंबी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेकर आई हो। मन में कहीं सुकून महसूस कर रही थी कि अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगले ही दिन कोरोना जांच टीम ने मोहल्ले के सभी घरों में एक क्रम संख्या का टोकन बंटवा दिया और मोहल्ले के सरकारी स्कूल को हॉस्पिटल में बदल दिया। सारे दिन कोरोना जांच का कार्यक्रम चलता रहा। शाम को उन्होंने अपना सारा तामझाम समेटा और वहाँ से चले गए। लगभग 1 हफ्ते में पूरे मोहल्ले की रिपोर्ट सबके मोबाइल पर एक ऐप के माध्यम से आ गई। सबने राहत भरी सांस ली क्योंकि सबकी रिपोर्ट नकारात्मक आई थी। इतने में दरवाजे की कॉल बेल बज उठी। जब तक दरवाजे तक जाती कॉल बेल कई बार बज गई। अरुणा कुछ झुंझलाती हुई उठी और जब गेट खोला तो हाँफती हुई अंजू सामने खड़ी थी। उसे देखते ही बोली, दीदी दीदी गजब हो गया। अरे क्या हो गया? अरुणा ने पूछा। दीदी वह जो कोने के मकान वाली आंटी है ना, वही गुड्डन की मम्मी। हाँ हाँ है तो। दीदी उन्हें हॉस्पिटल वाले एम्बुलेंस में ले गए अभी अभी। क्यों, क्या हुआ उन्हें? दीदी उन्हें कोरोना था। निशब्द अरुणा ने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद मित्रों, यदि आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए और यदि सब्सक्राइब करें तो आपका ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच।